प्रिंसिपल स्टार्ट किया था मैंने. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल? अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली किसी फ्लूइड में हम सबमर्ज करते हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट पर एक नेट अपथ्रस्ट लगेगा. जो सराउंडिंग फ्लूइड होगा वो फोर्स लगाएगा और उसका जो नेट फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. एंड नेट फोर्स that is called buoyant force. That force is equal to weight of displaced fluid. ठीक है ना? जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके वेट के बराबर उस पर नेट अपथ्रस्ट लगेगा. मैंने बताया था थ्रस्ट का मतलब है फोर्स ड्यू टू प्रेशर. प्रेशर के कारण जो फोर्स लगता है. नेट अपथ्रस्ट मतलब जो भी फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, इसलिए हम उसको नेट अपथ्रस्ट कहते हैं या फिर buoyant फोर्स. राइट, तो ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में. अब देखो डिफरेंट केस में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट का मोशन होगा या किस तरह से उस पर फोर्सेस लगेंगे. राइट, मैं ये केस ले रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को हमने कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया है. ठीक है, ऑब्जेक्ट है उसको फ्लूइड में कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया है और सबमर्ज करके छोड़ दिया है. ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज रो एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो एल. ठीक है, अब देखो इस पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स वर्क कर रहा है एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसके अलावा इस पर नेट अपथ्रस्ट लगेगा जिसको हम buoyant फोर्स कहते हैं. ठीक है ना, ये दो फोर्स लग रहे हैं. सबसे पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं. अच्छा, यहां पर आप एक और चीज देख सकते हो. व्हाट इज नेट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. ठीक है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होगा उसके बराबर इस पर फोर्स लगेगा. अब आप समझो इसको मैंने पूरी तरह से सबमर्ज कर दिया है तो जो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को वो डिस्प्लेस कर देगा. मान लो वो वॉल्यूम में V ले रहा हूं तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम भी V होगा. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, तो V into rho L, mass of displaced fluid, mg, that is weight of displaced fluid. इतना अपथ्रस्ट लगेगा और इसका खुद का वेट क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. ठीक है, पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं. इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा आप समझ सकते हो. इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है ना, जो वेट है उसका वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट से ज्यादा हो जाएगा, अपथ्रस्ट से ज्यादा हो जाएगा. तो नेट फोर्स नीचे लगेगा एंड द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, वो नीचे की तरफ गिरेगा लिक्विड में. हम उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन. W और F की वैल्यू रख दो. The acceleration of object is g into 1 minus rho L by rho. तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा. ठीक है, और उसका एक्सीलरेशन होगा दिस मच, g into 1 minus rho L by rho. That means acceleration is less than g. तो हम ये कह सकते हैं कि जब उसको फ्लूइड में रखेंगे तो फ्लूइड में रखने के कारण उसका एपरेंट वेट कम हो जाएगा. रियल वेट तो उतना ही W, बट उस पर फोर्स लगने के कारण
उसका एपरेंट वेट कम हो जाएगा, और एपरेंट वेट कम होने के कारण उसका जो एक्सीलरेशन है दैट इज लेस देन जी। ठीक है, तो इस एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा वो। देखो आप देख चुके हो कि जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर रहता है तो उस पर अपथ्रस्ट लगता है, जिसके कारण जो इफेक्टिव वेट है, जो इफेक्टिव फोर्स है नीचे की तरफ, वो कम हो जाएगा। आपने फील किया होगा इस चीज को कि अगर हम किसी वाटर बॉडी से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे एक टंकी में पानी है और बकेट से हम पानी निकाल रहे हैं, तो बकेट के उसको अंदर डालो टंकी में और उसको वहीं रखो अंदर की तरफ, तो आपको उसका वेट जो है वो बहुत कम लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। लेकिन जैसे उसको खींच के पानी के बाहर लाते हो आप, उसका जो इफेक्टिव वेट है वो तब पता चलता है आप। ठीक है, तो पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर जो वेट है एक्चुअल में इफेक्टिव वेट कम हो जाता है। वेट तो वही रहता है mg, बट ब्यूएंट फोर्स लगने के कारण जो इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एपरेंट वेट। तो अब हम वेट मेजरमेंट की बात करते हैं इसी कंडीशन में, व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जब वो हेवियर होता है। ठीक है, तो उसका वेट मेजरमेंट करते हैं। देखो वेट मेजरमेंट की दो टेक्निक होती है, मतलब जनरल जो मैकेनिकल टाइप का जो स्केल होता है, ठीक है, उसमें वेट कैसे मेजर करते हैं समझना। एक इस टाइप का स्केल है, जिसमें इस तरह से स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग से एक वायर जुड़ा है, जिस वायर से हम अटैच करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस तरह के केस में ऑब्जेक्ट के वेट के कारण ये इसको खींचेगा स्प्रिंग को, और स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो टेंशन वेट को रिप्रेजेंट करेगा। जितना ज्यादा ये नीचे खींचेगा उतना ज्यादा टेंशन होगा, उतना ज्यादा जो मार्क है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका जो वेट है वो टेंशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। ठीक है, इस कंडीशन। या फिर इस टेक्निक हो सकती है वेट मेजरमेंट की, इस तरह का स्प्रिंग स्केल है, में स्प्रिंग लगा है, इसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट को रख दो जिसका वेट मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहां पर क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट जब इस पे रखोगे तो इसको प्रेस करेगा स्प्रिंग को, तो जितना ज्यादा इसका वेट होगा उतना ज्यादा ये इसको प्रेस करेगा नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो यहां पर वेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्प्रिंग को जब कंप्रेस करोगे तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसको मैं नॉर्मल फोर्स कह रहा हूं, और इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स वेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये दो तरह की टेक्निक है वेट मेजरमेंट की। अब मैं ये सेकंड केस में वेट मेजर करता हूं ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक है, पहली टेक्निक, ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। अब इस केस में क्या होगा बोलो, यहां तो सिर्फ वेट लग रहा था उसका एक्चुअल वेट, बट यहां पर क्या होगा आप समझ सकते हो, उस पर वेट के अलावा अपथ्रस्ट भी लगेगा, ब्यूएंट फोर्स भी लगेगा। ठीक है ना, अपथ्रस्ट वेट लगेगा W, इसके अलावा अपथ्रस्ट F और टेंशन भी ऊपर की तरफ। तो यहां पर जो टेंशन होगा दैट इज इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो आप समझ सकते हो अपथ्रस्ट उसको लिफ्ट कर रहा है, तो आप जो स्केल में जो रीडिंग मिलेगी वो एक्चुअल वेट से कम मिलेगी। यहां पर किस तरह का वेट मेजर किया हमने, इसको एयर में रखा है। ठीक है, तो एयर में जो वेट मेजर होगा दैट इज एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट इज W, दैट इज वेट measured in air और फ्री स्पेस वैक्यूम। स्पेस से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इसको वैक्यूम कर देता हूं। ठीक है, तो वैक्यूम में या एयर में जो वेट लेते हैं हम उसको एक्चुअल वेट कहते हैं, क्योंकि वहां पर आसपास जो सराउंडिंग फ्लूइड का जो फोर्स है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एयर
भी फोर्स लगाता है बट वो बहुत कम होता है, और वैक्यूम में तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो वहां पे आपको एक्चुअल वेट मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहां पर भी एक्चुअल वेट है, एयर में कर रहे हैं, लेकिन अगर मेजरमेंट इस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करके लिए जाए तो उस केस में मेजरमेंट सही नहीं होंगे, क्योंकि अपथ्रस्ट वेट को कम कर देगा, तो जो भी मिलेगा वो एपरेंट वेट होगा। ठीक है, ऐसे सेकंड टाइप का जो मेजरमेंट है उसको मैं अप्लाई करूं इस केस में, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड है फ्लूइड में। अब इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो इसका वेट लगेगा और नॉर्मल और अपथ्रस्ट। तो यहां पर जो नॉर्मल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू W माइनस F। ठीक है, तो आप समझ सकते हो जो वेट मेजरमेंट होगा दोनों केस में तो आपको एक्चुअल वेट से कम मिलेगा। दैट वेट मेजर्ड इन फ्लूइड इज कॉल्ड एपरेंट वेट। ठीक है, so apparent weight, that is weight measured in fluid, इसको मैं W डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो apparent weight डेफिनेटली वो एक्चुअल वेट से कम होगा, उसमें क्या रिलेशन होगा अभी मैं बनाता हूं, इसको लिख लो पहले। यस, apparent weight जो कंसिडर करेंगे दोनों ही केस में दैट इज इक्वल टू W माइनस F, वेट माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जब हमने उसको कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया है उस केस में खैर वेट तो हमेशा ये रहेगा V रो जी माइनस F, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं V रो L। रो L इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड या जो फ्लूइड हमने लिया, समझ रहे हो ना इस चीज को। अगर ये कंप्लीटली सबमर्ज नहीं होता तो यहां का जो एक्सप्रेशन है वो V रो L जी नहीं होता, वो डिपेंड करेगा कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। तो कंप्लीट सबमर्जेंस की केस में मैं इसको ये कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, हम वी रो जी को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। वी रो जी को अगेन मैं वेट लिख देता हूं, 1 माइनस रो L बाय रो। So apparent weight in fluid is actual weight into 1 minus rho L by rho। तो डेफिनेटली apparent weight जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा एक्चुअल से कम ही होगा। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग apparent weight मिलेगा हमें। ठीक है, अगर डेंसर लिक्विड है तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, एपरेंट वेट कम हो जाएगा। ठीक है, और लाइटर लिक्विड में जो है एपरेंट वेट ज्यादा मिलेगा। नाउ परसेंटेज एरर, ठीक है, ये हम कहें परसेंटेज चेंज इन वेट। एयर में हमने वेट लिया और फिर उसी एक पर्टिकुलर लिक्विड में वेट लिया तो दोनों में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वो चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं W माइनस W डैश बाय W इंटू 100। ठीक है, so that percentage change in weight निकाल सकते हो आप यहां से। क्या हो जाएगा, it is rho L by rho into 100। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन वेट इज रो L by रो into 100। तो आप समझ सकते हो जो परसेंटेज चेंज है वो डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी में जिसमें आपने उसको सबमर्ज किया है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ठीक है, सिमिलर फ्लूइड में अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट को या अलग अलग मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट को आप सबमर्ज करते हो तो परसेंटेज चेंज इन वेट ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। मैं अगेन बात करता हूं आर्किमिडीज को जो टास्क दिया था उसको क्या करना था, जो क्राउन था उसमें
इम्प्योरिटी को मेजर करना था। क्राउन गोल्ड से बना है, अगर प्योर गोल्ड से बना है तो उसका आप एयर में वेट लो और फिर उसका वेट लिक्विड में लो, तो जो परसेंटेज चेंज है वेट में वो गोल्ड के, जो प्योर गोल्ड का परसेंटेज चेंज है उसके और उस क्राउन के परसेंटेज चेंज में सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगर वो प्योर गोल्ड से बना है तो, प्योर कॉपर से बना है तो उसका परसेंटेज चेंज कॉपर के परसेंटेज चेंज से मैच करना चाहिए, और नहीं कर रहा है तो उस केस में उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, और हम कैलकुलेशन करके इफेक्टिव डेंसिटी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की, और उसके थ्रू फिर हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितना मिक्सिंग किया गया है। ठीक है, अच्छा ये बात समझो, ये जो अभी हमने जो भी एक्सरसाइज की है अभी एपरेंट वेट निकालने की या जो परसेंटेज चेंज है निकालने की, इसका और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में उपयोग में लाया जा सकता है, लाइक लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, समझना है इस चीज को। अगर प्योर मिल्क की बात करें तो प्योर मिल्क इज डेंसर देन वाटर। ठीक है, अगर मिल्क में वाटर मिला है तो क्या होगा, जो मिल्क की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो। अब लैक्टोमीटर जो है आप खुद ही डिजाइन कर सकते हो, प्रिंसिपल बहुत आसान है। प्योर मिल्क लो जिसमें कोई वाटर नहीं है, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को डुबो लो और उसका पूरी तरह से डुबो के वेट ले लो, फिर उसी ऑब्जेक्ट का वेट एयर में ले लो, समझ रहे हो, तो परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। आप बता सकते हो, या परसेंटेज चेंज ना भी निकालो तो इस फॉर्मूले से एपरेंट वेट ले लिया मिल्क के अंदर, एक्चुअल वेट एयर में ले लिया, तो आपको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो पहले से पता है, दैट इज नोन टू यू। तो लिक्विड की डेंसिटी दैट इज मिल्क की डेंसिटी पता चल जाएगी। अब सिमिलर एक्सरसाइज जो है आप वाटर में कर लो, उसी ऑब्जेक्ट को एयर में वे कर लो और पानी के अंदर उसका वेट ले लो, तो वहां से आपको अगेन ये पता चल जाएगा कि वाटर में रखने पर उसका कितना चेंज होता है अल्टीमेटली। ठीक है, फिर आप जो इम्प्योर मिल्क है जिसको टेस्ट करना चाहते हो उसमें उस ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करो, उसका वेट लो, एयर में वेट लो। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि अगर उसका वेट प्योर मिल्क में आने वाले वेट एक बराबर है, इन दैट केस वो प्योर है, उसमें कोई वाटर मिक्स नहीं किया है। ठीक है, और अगर एपरेंट वेट ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स उसमें वाटर मिक्स किया है। ज्यादा तभी आएगा जब वो फ्लूइड जो है वो लाइटर बन जाएगा। ठीक है, तो लैक्टोमीटर डिजाइन किया जा सकता है इस प्रिंसिपल पर, या फिर इस प्रिंसिपल का यूज हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को मेजर करने में ला सकते हैं। एयर में वेट लेंगे और किसी फ्लूइड में वेट लेंगे तो डेफिनेटली उनमें डिफरेंस होगा। इस फॉर्मूले से हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट पूरी तरह से सबमर्ज्ड है फ्लूइड में। अगर वो कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है तो उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है। ठीक है, मास हमें गिवन है दैट इज m, और इसकी डेंसिटी है 5 रो, 5 इंटू रो, ये इसकी डेंसिटी है। एक कंटेनर में हमने एक फ्लूइड लिया है, उस फ्लूइड की डेंसिटी है रो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का या इस स्फीयर का अब हम वेट मेजरमेंट कर रहे हैं। इसको हमने एक स्प्रिंग स्केल से कनेक्ट कर दिया और इस तरह से इसको हैंग किया, इस तरह से इसको हैंग किया गया है कि हाफ ऑफ द स्फीयर इज सबमर्ज्ड इन फ्लूइड एंड हाफ ऑफ द स्फीयर इज अबव द सरफेस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आधा स्फीयर इस फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है
कि जो मेजरमेंट होगा वेट का मेजरमेंट वो कितना होगा. फाइंड आउट द मेजर्ड वेट मेजर्ड बाय दिस स्केल. डेंसिटी गिवन है दोनों की. हाफ ऑफ द स्फीयर इज सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड. ठीक है. व्हाट इज मेजर्ड वेट. जो मेजरमेंट ले रहे हैं अल्टीमेटली जो स्केल में जो रीडिंग आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी. स्केल में जो स्प्रिंग लगा है उसमें मौजूद टेंशन पर. जितना ज्यादा इफेक्टिव फोर्स नीचे की तरफ लगेगा उतना ज्यादा उसमें टेंशन होगा. ठीक है. अब आप समझ सकते हो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. इसका वेट. ठीक है. देन अपथ्रस्ट लगेगा इस पे. इसके अलावा टेंशन. इक्विलिब्रियम में टेंशन इज इक्वल टू W माइनस एफ और इसी को हम एपरेंट वेट कहेंगे W डैश. ठीक है. तो वेट दैट इज mg माइनस एफ अपथ्रस्ट. तो अपथ्रस्ट कितना होगा बताओ. अगर टोटल वॉल्यूम इसका मैं V ले रहा हूं. ठीक है. तो कितना पार्ट सबमर्ज्ड है V/2. तो V/2 वॉल्यूम का लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा. तो V/2 वॉल्यूम के लिक्विड का वेट क्या होगा. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो जी. ठीक है. तो W डैश इज mg माइनस क्या लिखा जा सकता है इसको. अब समझना वॉल्यूम टोटल इसका V है इनटू डेंसिटी 5 रो को हम m लिख सकते हैं मास. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास. वॉल्यूम V है और इसकी डेंसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की स्फीयर की 5 रो. इसको m लिखेंगे तो यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है इसको. तो mg माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा mg बाय 10 हो जाएगा. ठीक है ना. 5 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो. 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रो इंटू V हो जाएगा m. ठीक है. तो जो ऑब्जर्व वेट है या जो मेजर्ड वेट है दैट इज 9/10 mg. ठीक है. सीधा फॉर्मूला मत अप्लाई करना. अच्छा अगर इसको कंप्लीटली सबमर्ज करते तो क्या होता निकाल सकते हो. अगर ये कंप्लीटली सबमर्ज होता तो इन दैट केस मेजर्ड वेट वुड बी 4/5 mg. ठीक है ना. अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं. समझना है इस चीज को पहले कि जो हम बात कर रहे हैं एयर में वेट का मेजरमेंट लेंगे. एक्चुअल में एयर जो है वो भी हम अपथ्रस्ट लगाएगी ऑब्जेक्ट पर. अभी हम कंसीडर कर सकते हैं कि वी आर सबमर्ज्ड इन एयर. एयर हमारे आसपास सब तरफ है तो एयर भी फोर्स लगा रही है. ठीक है. और एयर भी जो एक नेट अपथ्रस्ट लगाएगी तो एयर में भी जो वेट का मेजरमेंट किया जाएगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा. उसमें एक्चुअल वेट नहीं मिलेगा. उसमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा क्योंकि एयर भी हम पे अपथ्रस्ट लगा रही है इस वक्त. बस फर्क यही है कि एयर की डेंसिटी बहुत कम है तो वो जो अपथ्रस्ट लगाएगी जो ब्यूएंट फोर्स लगाएगी उसको हम नॉर्मल केस में इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. बट ये बात याद रखना कि एयर भी अपथ्रस्ट लगाती है और वो भी हम पर ब्यूएंट फोर्स लगाती है. तो जो एक्चुअल वेट हम मेजर करेंगे एयर में वो भी एक्चुअल नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही मिलेगा. हाँ बट ये बात जरूरी है कि एयर का जो अपथ्रस्ट है वो कुछ सिचुएशन में बहुत सिग्निफिकेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल हीलियम फिल्ड बैलून की बात करूं मैं तो बैलून के अंदर जो हीलियम है उसका वेट लिया जाए तो वो उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट के मतलब एयर ने जो अपथ्रस्ट लगाया ब्यूएंट फोर्स वो उससे कम होगा. इसीलिए बैलून को जैसे ही छोड़ते हो आप ऊपर चला जाता है. तो अब आप यहाँ पे अपथ्रस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि अपथ्रस्ट जो है वो वेट से भी ज्यादा है. या हम क्लाउड्स की बात करें नॉर्मली क्लाउड्स आर हैंगिंग इन एयर. दैट मीन्स उनका जो वेट है वो उन पर लगने वाले ब्यूएंट फोर्स या अपथ्रस्ट के बराबर है इसलिए वो फ्लोट कर रहे हैं एयर में. ठीक है. या तो ऐसे केस में आप इग्नोर नहीं कर सकते हो अपथ्रस्ट. ठीक. मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप जवाब देना. व्हाट इज मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं वो दो ऑब्जेक्ट का वेट हम एयर में मेजरमेंट कर रहे हैं. ठीक है.
आपको बताना है कि उनमें से कौन हैवी होगा। 1 kg आयरन एंड 1 kg वुड, दोनों का वेट हम मेजर कर रहे हैं एयर में, दोनों में कौन हैवियर होगा, 1 kg वुड और 1 kg आयरन, या वुड के प्लेस पर हम कॉटन ले लें, ठीक है, कौन हैवियर होगा, 1 kg वुड और 1 kg आयरन, सेम होगा। नॉर्मल जो कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है पूछा जाता है तो हमारा जवाब यही होता है कि दोनों का मास सेम है तो वेट भी सेम होगा। बट अब मैं फ्लूइड डायनेमिक्स की, फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करूं, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लिया है, अब हम प्रिसाइज वेट की बात करें तो दोनों में डिफरेंस होगा। क्यों? दिस इज 1 kg स्टील और 1 kg आयरन एंड दिस इज 1 kg वुड। हम समझ सकते हैं कि वुड की डेंसिटी कम है आयरन से, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, दैट वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ आयरन, 1 kg आयरन, ऑल्दो मास इज सेम। तो मास सेम है तो दोनों का एक्चुअल वेट सेम होगा। बट अब हम बात करें कि ये दोनों एयर के अंदर है और एयर भी इन दोनों पे अपथ्रस्ट लगाएगी, तो दोनों पे अपथ्रस्ट लगाएगी, किस पे अपथ्रस्ट ज्यादा होगा? हाँ, अपथ्रस्ट इज व्हाट? वेट डिस्प्लेस्ड बाय, हाँ, जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेंगे उसका वेट। तो कौन ज्यादा एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, वुड और आयरन? जो वुड है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है तो ज्यादा एयर को उसने हटाया है, ठीक है, तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, अपथ्रस्ट इस पर फोर्स कम लगेगा, और अगर इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो अल्टीमेटली इसका जो एपरेंट वेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। एयर में अगर मेजरमेंट लें, प्रिसाइज मेजरमेंट, तो ये हेवियर होगा और ये लाइटर। और अगर वैक्यूम में मेजरमेंट किए जाए तो वैक्यूम में मेजरमेंट करोगे तो दोनों पे अपथ्रस्ट 0 होगा क्योंकि बाहर फ्लूइड नहीं है, तो दोनों का वेट इक्वल होगा, ठीक है, दोनों में कोई हेवियर नहीं होगा, बोथ वुड बी हैविंग इक्वल वेट।